अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 है एंड लेक्चर नंबर 1 है। तो ये पहला लेक्चर है आज, और इंशाल्लाह जो डिस्कशन किया जाएगा वो उसका फाउंडेशन का जो भी मटेरियल था वो आपके इस ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया गया है। जो मेन डिस्कशन है वो है मुस्लिम इनहेरिटेंस के कैलकुलेशन को सिंपलीफाई कैसे किया जाए। कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 11, 4:11 में, 4:12 में एंड 4:176 के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्री डिफाइंड हैं। तो मुस्लिम इनहेरिटेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस जो कि लॉज हैं, ये प्री डिफाइंड है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो कैलकुलेशन मेथड है वो चेंज किया जा सकता है। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी टू सिंप्लीफाई द मुस्लिम इनहेरिटेंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स पर बेस्ड होगी। कुरान करीम में केवल 3 आयत करीमा के अंदर ही सारे रूल्स डिफाइंड कर दिए गए हैं, और वो 3 आयत करीमा हैं सूरह निसा की, द वुमेन के नाम से। आयत नंबर 11 है, आयत नंबर 12 है, आयत नंबर 176 है। और जिन शेयर्स का डिस्कशन कुरान करीम में किया गया है उसमें केवल 1/2 का डिस्कशन है, 1/4 का है, 1/8 का डिस्कशन है, 2/3 है, 1/3 है, 1/6 है। किसको कितना शेयर जाता है वो इंशाल्लाह आज की डिस्कशन में हम देखेंगे। मल्टीपल तरह के इनहेरिटर्स या एयर्स मौजूद हैं जिनको आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 3 भी बोल सकते हैं, या आप उनको टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जबिल फ्रूज या उसको कोर्ट की लैंग्वेज में शेयरर्स या कुरानिक ईयर या फिक्स्ड शेयरर कह सकते हैं। असबात दूसरी कैटेगरी है जिसको हम रेसिडोरी के नाम से या एग्नेटिक ईयर्स के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो जबिल अरहाम है जिसको डिस्टेंट किंड्रेड के नाम से या यूटेराइन ईयर्स के नाम से जानते हैं। कौन सी कैटेगरी में कौन एयर्स आते हैं इसके डिटेल आपको इस ग्रुप में भेजी जा चुकी है, जो कि एक बुक मैंने अभी भी फॉरवर्ड किया था कुछ देर पहले, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से, इस्लामी कानूनी वरासत के नाम से। या आपके ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले फॉरवर्ड किया गया है मुस्लिम इनहेरिटेंस फ्लो चार्ट्स। तो ये टाइम टू टाइम हम इनको देखते रहेंगे किसके कितने शेयर्स हैं। कुरान में जो डिस्कशन किया गया है जिन ईयर्स के बारे में, उनमें मेल की जो तादाद है वो 4 है, यानी हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर और मैटरनल ब्रदर। मैटरनल ब्रदर के बारे में किसी कोई डाउट है? ये सबको क्लियर है, हु इज द मैटरनल ब्रदर? सर डिफाइन कर दीजिए एक बार। ठीक। देखिए, मैटरनल ब्रदर के लिए इस एम से अंडरस्टैंड कर लीजिए। एम का मतलब मदर होता है, यानी माँ शरीक कोई भाई हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि
लेट्स से ए ने W1 से शादी किया, और W1 से जब उसने शादी किया तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लेट्स से एक सन और एक डॉटर ये पैदा होते हैं। तो ये सन और जो डॉटर हैं ये कहलाएंगे रियल ब्रदर एंड ये रियल सिस्टर हैं आपस में, ठीक है। ये आपस में क्या है, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर हैं। अब दूसरी कंडीशन ये कि ए ने एक और शादी किया, लेट्स से W2 से। इस W2 से जो शादी किया इसके साथ में पहले से ही एक लेट्स से सन और एक डॉटर इसके मौजूद हैं पहले से। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके जो शौहर हैं, जो वाइफ टू इनकी एक ही बनने वाली है, इनके शौहर की वफात हो गई हो या आपके पास ये डाइवोर्स्ड हो। तो यहाँ पर जब ए ने इससे शादी किया तो यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ए और W2 से फिर S2 और लेट से D2 ये पैदा होते हैं। S2 और D2 यहाँ पर पैदा होते हैं। तो ये S2 और D2 ये तो रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं। लेकिन यहाँ पर W2 के जो सन एंड डॉटर हैं जो उसके एक्स हस्बैंड से हैं, और ये S2 और D2 जो हैं ये आपस में क्या होंगे, यानी S और D इनका जो रिलेशन है S2 और D2 से क्या होगा, मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? किसी शख्स ने किसी औरत से शादी किया जिसके साथ किड मौजूद हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। जब W2 की शादी ए से होती है तो S2 और D2 पैदा होते हैं। तो S2 और D2 के जो S और D हैं ये क्या होंगे, मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर। किसी को कोई डाउट? भाई आवाज़ नहीं आ रही है किसी की भी। हाँ सर। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट सर। ठीक। तो कुरान करीम में 4 तो मेल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कहें या 8 कहें ये फीमेल हैं। तो इस्लामिक शरीयत ने जुल्म नहीं किया है। जुल्म हम लोग करते हैं कि हम हिस्सा नहीं देते इन जनरल अपनी बहनों का या बेटियों का या पोतियों का। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तराजू के पल्ले में अगर रखा जाए तो यहाँ पे 4 हजरात हैं और यहाँ पे 8 और 9 लोग हैं। हम्म। तो वाइफ को भी शेयर जाता है, मदर को भी जाता है, डॉटर ग्रैंड डॉटर को भी जाता है, रियल सिस्टर को भी जाता है, पैटर्नल मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी। कब किसको शेयर जाएगा, किसकी मौजूदगी में नहीं जाएगा, वो इंशाल्लाह 3 मंथ का कोर्स है, धीरे धीरे इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी इस लिस्ट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे।
आशाबाद वाली, क्योंकि हमने एक बुकलेट आपको दे रखा है, जैसे जैसे ज़रूरत आएगी पेश, वैसे वैसे हम उसको कवर करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इतनी कैटेगरी कैसे याद रखा जाए। यहाँ से हम टॉपिक शुरू करते हैं कि जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है, तो हर शख्स की डेथ होनी है, तो डेथ के बाद हमारे ऊपर चार ड्यूटीज़ हैं जो हमने फुलफिल करनी है। वो कौन सी ड्यूटी हैं चार? वो ये ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले मरने वाले का क्या किया जाता है? कफन दफन किया जाता है। दूसरे नंबर पर उसके ऊपर अगर कोई कर्ज है तो कर्ज की अदायगी की जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर मरने वाले ने कोई विल की है, वसीयत की है, तो उसको पूरा किया जाएगा। और चौथा जो नंबर है वो है इनहेरिटेंस, यानी तरके की तकसीम उसके वारिसों में कैसे की जाए। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, क्योंकि हर एक जो टॉपिक है वो अपने आप में एक डेप्थ रखता है, हमारा जो डिस्कशन है वो है इनहेरिटेंस कैलकुलेशन। तो इनहेरिटेंस जो कैलकुलेशन है वो फोर्थ स्टेप में आती है। सबसे पहले कफन दफन किया जाता है मरने वाले का। दूसरे नंबर पर अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो कर्ज की अदायगी की जाती है। तीसरे नंबर पर अगर उसने कोई विल की है तो विल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और चौथे नंबर पर इनहेरिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होती है, विल क्या होती है, गिफ्ट क्या होती है। कुछ टर्मोलॉजीज हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको शुरू करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे तीन टॉपिक्स के ऊपर जिसमें कंफ्यूजन अक्सर रहता है। एक टर्म होता है गिफ्ट या हिबा या तोहफा। तीन तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। गिफ्ट की शक्ल में, विल की शक्ल में, और तरके की शक्ल में। तो पहला पार्ट है कि गिफ्ट और हिबा क्या है। तो जो गिफ्ट और जो हिबा है, या आपके पास हदिया या तोहफा है, वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि गिफ्ट जब दिया जाता है तो उसमें एग्रीमेंट नहीं होता। किसका? गिफ्ट में पेमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। हम चाहें तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं, या उसका कोई पार्ट भी दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप में भी दे सकते हैं, नॉन ब्लड ग्रुप में भी दे सकते हैं, इक्वल भी दे सकते हैं, अनइक्वल भी दे सकते हैं। बट की पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जब कभी भी हम प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपनी औलाद के बीच में, अपनी लाइफ में, चूंकि गिफ्ट जब भी दिया जाता है हम अपनी जिंदगी में किसी को देते हैं, ठीक है? गिफ्ट आप जब भी देंगे अपनी जिंदगी में किसी को देते हैं, तोहफा, वो अपने बच्चों के बीच में हमने क्या करना है? इक्वल देना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो। उसके जो दलाइल हैं वो आप यहाँ से मुस्लिम शरीफ की हदीस से भी ले सकते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोट कर दिया है, इंटरनेशनल हदीस नंबर यहाँ पर मौजूद है। एक की पॉइंट याद रखना है कि जो गिफ्ट है वो इस्लामिक विल नहीं है, और ना ही गिफ्ट जो है इनहेरिटेंस है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी विरासत को तकसीम कर दिया है। ये स्टेटमेंट टोटल गलत है। वो लाइल्मी की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस तो मरने के बाद ही होगा। हम्म। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इब्ने माजा की हदीस नंबर 2719 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा, और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर ना तो मसाजिद के मेंबर से आवाज़ें आ रही हैं, ना ही जो भी मजालिस हो रही हैं उनके अंदर कोई डिस्कशन हो रहा है, और सब ने एक तौर पे खामोशी इख्तियार कर रखी है। जबकि
सूरह निसा की आयत नंबर 13 और 14 जब हम जाके पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो लोग तकसीम मिराज पे अमल करेंगे वो जन्नत के हकदार होंगे, और जिन्होंने इसको इग्नोर कर दिया उनके लिए परमानेंट ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। 4:13 और 4:14 का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। तो गिफ्ट का मतलब है हम अपनी ज़िंदगी में किसी को फुल ऑनरशिप दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का, प्रॉपर्टी का है, वॉट एवर जो भी एसेट है। वो ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है, नॉन ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, इक्वल अनइक्वल हो सकता है। बट अपनी औलाद में जब भी हम गिफ्ट देंगे तो वो इक्वल होना चाहिए, लड़के के अंदर भी और लड़की के अंदर भी। दूसरा जो टर्म है वो है इस्लामिक विल। क्या है? एक विल तो वो है जो आपका कोर्ट यूज़ करता है, हाई कोर्ट यूज़ करे, सुप्रीम कोर्ट यूज़ करे। उस कानून के अकॉर्डिंग तो विल किसी के लिए भी की जा सकती है। लेकिन इस्लामिक विल भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। लेकिन ये कब होती है? आफ्टर दी डेथ ट्रांसफ़र होगी, यानी ऑनरशिप जो दिया जाएगा किसी को, डेथ के बाद में दिया जाएगा। किसी शख्स की डेथ हो गई, उसने विल लिखा था लेकिन इस्लामिक जो विल है, जो वसीयत है, ये किस पे अप्लीकेबल नहीं है? एयर्स के ऊपर है। जिनके शेयर्स इस्लामिक शरीयत के अंदर फिक्स्ड हैं, जिनको शेयर्स जा रहे हैं, उनके लिए वसीयत एप्लीकेबल नहीं है, उनको हम विल नहीं कर सकते हैं। हिंदू कानून के अकॉर्डिंग हम विल किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के अकॉर्डिंग, विल हम उनके लिए नहीं कर सकते जिनके शेयर्स पहले से डिफाइंड है। अल्लाह तबारक ताला ने मल्टीपल टाइम्स कहा है, यूसी कमुल्ला भी का भी वर्ड यूज़ किया गया है, फरीदतम मिनल्ला का भी वर्ड यूज़ किया गया है। फरीदतम मिनल्ला, यूसी कमुल्ला, वसीयतम मिनल्ला। तो जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं या जिनको शेयर्स जा रहे हैं उनके लिए इस्लामिक विल नहीं की जा सकती है। इस्लामिक विल हम राइट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। और ये विल की एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि 1/3 है। इससे ज़्यादा की हम वसीयत नहीं कर सकते। और ये किसके लिए कर सकते हैं? नॉन ईयर्स के लिए, मदारिस के लिए कर दें, मस्जिद के लिए कर दें, किसी और फलाई काम के लिए कर दें। तो यहाँ पर जो विल के बारे में हदीस हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बुखारी शरीफ की भी हदीस है, मिशकात शरीफ की भी हैं, अबू दाऊद की भी हैं, यहाँ से ली जा सकती हैं। यहाँ पर एक की पॉइंट्स और याद ही रखना है कि विल जब एग्जीक्यूट की जाएगी तो उसके अंदर से दो एक्सपेंसेस आपने निकालने होंगे। एक कफन दफन का खर्च, और दूसरा मरने वाले पर जो कर्ज है, उन दोनों को माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर विल अप्लाई होगी 1/3। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में देखेंगे मैथमेटिकल फार्मूलेस के थ्रू कि किस तरीके से विल का कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा जो टर्म है वो है इनहेरिटेंस या मिरास। जब किसी शख्स की डेथ हो जाएगी और अपने पीछे वॉट एवर वो छोड़ कर जाएगा, सोना हो, चांदी हो, कोठी हो, बागात हो, खेती की ज़मीन भी हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि खेती की ज़मीन में बेटियों का हिस्सा नहीं है। ये सरासर गलत फतवा है। हर एक चीज़ जो भी आप या मैं छोड़कर मरेंगे, उसमें हर एक चीज़ में औरत का भी हिस्सा है और आदमी का भी हिस्सा है। सूरह निसा की आयत नंबर जो 7 शुरू होती है, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, इसमें अगर आप जाके पढ़ते हैं तो इसके तर्जुमे में मिलता है कि मर्दों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। माल कम हो या ज़्यादा, ये हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह की तरफ से। ठीक है? तो हर एक चीज़ में शेयर है, मेल का भी फीमेल का भी। तो ये कब होगा? जब किसी शख्स की डेथ हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दी जो भी इस्लामिक शरीयत का लॉज है, कानून वरासत, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इनहेरिटेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ जो इनहेरिटेंस किया जाएगा, उसके अंदर तीन एक्सपेंसेस आपको माइनस करने पड़ेंगे। कफन दफन का खर्च, अगर कर्ज है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर इस्लामिक विल की गई है तो उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हम मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन किया जाए। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उन टर्मिनोलॉजीज़ में हमने लिखा है टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट्स। लेट्स एज्यूम इट कि जो टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट है, सब कुछ मिला के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी शख्स ने 1 लाख रुपए छोड़े हैं, उसका जो फनरल अमाउंट है, जो एक्सपेंस है कफन दफन का, 10,000 रुपये उसके कफन दफन पे खर्च हो जाते हैं। 1 लाख रुपए उसने छोड़ा है, 10,000 रुपये कफन दफन पे खर्च हो जाते हैं। मरने वाले के ऊपर जो कर्ज है, लेट्स एज्यूम कि वो 30,000 का कर्ज है। तो विल का अमाउंट हम कैसे निकालें? तो विल के अमाउंट को निकालने के लिए मान लीजिए कि मरने वाले ने जो विल अमाउंट था वो 25,000 उसने पेपर्स पे लिख दिया था या किसी को बोल दिया था। तो क्या ये विल का अमाउंट करेक्ट है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग विल हम 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम इसको टेस्ट करेंगे, क्या ये जो विल है ये करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। जो टीपीए है, दैट इज़ द टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, यानी जो भी बचा है मरने वाले के पीछे। कफन दफन पे कितने खर्च हुए? 10,000 रुपये। और कर्ज कितना है इसके ऊपर? 30,000। तो अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा भाई? हाउ मच? ये कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000। अब ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 60,000/3। तो विल अमाउंट कितना कैलकुलेट हो रहा है? 20,000। 20,000। 20,000 रुपये। ये फार्मूला हर एक पर अप्लाई होगा, चाहे आपकी डेथ हो या मेरी डेथ हो। वो अलग बात है कि हमारे ऊपर कोई कर्ज ना हो तो यू कैन पुट दी ज़ीरो वैल्यू, बट फार्मूला यही अप्लाई होगा। इसका मतलब जिसने विल जो किया है 25,000, तो इसको हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। कितना? 20,000 रुपये। क्योंकि हमें नेकियां कमानी है और नेकियां मिलेंगी ऑर्डर मानने में, ठीक है जी। और ये ऑर्डर जो है इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग है कि विल मैक्सिमम 1/3 हो सकती है। तो हमें कफन दफन पे 10,000 रुपये खर्च हुए, कर्ज पर 30,000, और विल जो 25 था वो रिड्यूस होके अकॉर्डिंग टू दी इस्लामिक शरिया 20,000 हो गई। अब इनहेरिटेंस जब अमाउंट निकालना है तो इनहेरिटेंस अमाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों एक्सपेंसेस को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये 1 लाख में से आप माइनस करेंगे, क्योंकि जो कफन दफन था उसमें 10 के खर्च हुए, 10,000 रुपये। कर्ज में 30 के खर्च हुआ, और विल कितने की बनी? 20 के की बनी। तो यहाँ पर 1 लाख में से, 1 लाख में से आप माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 60। तो इट मीन्स अगर किसी शख्स ने 1 लाख रुपए छोड़े और उसके ऊपर कफन दफन, कर्ज और वसीयत सारा चीज़ें निकालने के बाद इनहेरिटेंस अमाउंट की वैल्यू कितनी आई? 40,000 रुपये। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है दोनों फार्मूले में? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दी नो सर।
विल अमाउंट और नो इनहेरिटेंस। सर। ठीक। नो। गुड। अस्सलाम वालेकुम अनवर नो सर। साहब, दिस साइड। जी, मुझे मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, हाँ। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना था। जो आप गिफ्ट के बारे में बता रहे थे, हाँ। गिफ्ट एक ऐसी चीज है जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी आप जिंदगी अपनी में। लाइफ टाइम में। जी। उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है? इज देयर एनी लिमिट टू कोई दैट? लिमिट नहीं है। सारा भी कर सकते हैं, पोर्शन भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, अनइक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन की पॉइंट ये है कि अपनी औलाद में अगर करना चाहेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल। सही बुखारी की हदीस है नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि वो अपने गुलाम को लेकर जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि आप गवाह बन जाइए, मैं इस गुलाम को इस बच्चे को देना चाहता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया क्या ऐसा गुलाम अपनी दूसरी औलादों को दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने कहा कि मैं जुल्म का गवाह नहीं बनूंगा। तो यहाँ से रूल ड्राइव करते हैं स्कॉलर कि इफ़ यू वांट टू गिव एनी थिंग बिटवीन दी अमंग द किड्स तो दैट मस्ट बी इक्वल। अपनी लाइफ में बेटा बेटी को पोता पोती को जो भी देना चाहते हैं मेल फीमेल को अपने बच्चों को वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए बस। लेकिन अगर किसी और को दे तो फुल दे सकते हैं? हाँ, अगर अनइक्वल इक्वल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी शख्स ने अपना धर्म चेंज कर लिया है, रिलीजन चेंज कर लिया है, तो उसको आपके पास क्या नहीं जाएगा? तर्का नहीं जाएगा, राइट? राइट। ठीक है। किसी ने मर्डर कर दिया उसको नहीं जाएगा। कोई बच्चा है लेकिन वो जिना से पैदा हुआ है उसको नहीं जाएगा। गुलाम को नहीं जाएगा। तो गुलाम का कॉन्सेप्ट तो हटा दीजिए, लेकिन तीन केस अभी भी हैं कि जो आपके पास जिना से पैदा हुआ उसको नहीं जाएगा, जो आपके पास जिसने मर्डर किया है आपका उस औलाद को नहीं जाएगा, और किसी ने धर्म चेंज कर लिया उसको नहीं जाएगा। तो जिसने धर्म चेंज कर लिया है उसको अगर देना चाहते हैं तो आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो अडॉप्टेड अगर किड है एडॉप्टेड उसको? के लिए आप गिफ्ट कर सकते हैं, इस्लामिक शरीयत में कोई इसका हिस्सा नहीं है। राइट। और गिफ्ट पूरा कर सकते हैं अगर चाहे तो? गिफ्ट तो किसी को भी कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बट जजाक। अगर किसी का इंटेंशन ये हो जाए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है इसको गिफ्ट कर दूं ताकि मेरे भाइयों को ना जाए, तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि जी। समटाइम्स जो है प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर एक ही बेटी है और बीवी है तो बीवी को 1/8 चला जाएगा, बेटी को 1/2 चला जाएगा। जी। और मरने वाले के वालिदैन नहीं है, मरने वाले का बेटा पोता नहीं है, मरने वाले का एक भाई है, तो रेसिड्यू किसको जाएगा? मरने वाले के भाई को जाएगा। राइट। इसके बारे में जो आपने एक विल का वो हदीस का रेफरेंस था, वो आप मुझे कर वो सकते सा, हैं या शेयर वो सा, करेंगे? ये सारा मौजूद है विल के बारे में, यहाँ पे सारा कोटेड है तो इसलिए मैं हदीस। इसको स्क्रीनशॉट लूँ या आप इसको शेयर करेंगे इस चीज़ नहीं, को? ये सारा का सारा वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, इसी ग्रुप के अंदर सारा शेयर हो जाएगा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। जी। तो यहाँ पर दो फार्मूले अप्लाई किए गए, कैसे कैलकुलेट करें विल को और कैसे कैलकुलेट करें इनहेरिटेंस अमाउंट को। तो ये हर एक पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये कोर मैथमेटिक्स है समझने के लिए। यहाँ पे लेट से जो डेथ हुआ है, जिसका डेथ हुआ है वो कौन है? हस्बैंड है। और हम ये मान लेते हैं कि जो इसका इनहेरिटेंस जो अमाउंट है, लेट से जो इसने छोड़ा है वो कितना छोड़ा है? 40,000 रुपये, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। ये कुछ भी हो सकता है। अब इसने अपनी माँ को छोड़ा है, इसने अपने वालिद साहब को छोड़ा है, इसने अपनी बीवी को छोड़ा है, एक बेटे और एक बेटी को छोड़ा है। तो जब कभी भी इनहेरिटेंस के क्वेश्चन किए जाएंगे तो हमने जितनी भी किताबें लिखी हैं, एक मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से है, मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी के नाम से, उसमें इन इस तरह के सवालों को हमने 5 स्टेप में कवर किया है। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे जो आपने पूरे हफ्ते के अंदर हमें उसको कंप्लीट करके देना होगा। स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। कोई मदारिस से तो बिलोंग नहीं करता इस क्लास के अंदर भाई? कोई ऐसे साहब हैं जिन्होंने मदारिस से पढ़ा हो? नो सर। नो, ठीक। तो लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में मदर फादर वाइफ, मदर फादर वाइफ सन
और डॉटर। पहला जो स्टेप है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बुक आपको दी गई है, हर एक के पास एक बुक है जो हमने पहले ही आपको फॉरवर्ड कर दिया था। ये मेरे इसमें प्रोफाइल में जाके होगी, और यहाँ पे ये वाली बुक हर एक के पास है। अब जब कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे, हमें इस बुक को तब ओपन करना है। इसका प्रिंट आउट आप लेके रख लेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। एक तरफ से इंग्लिश में, एक तरफ से उर्दू में। अब इस किताब में हमें ढूंढना है कि माँ का हिस्सा कितना होगा जब मरने वाले की औलाद हो। मरने वाले ने अपने पीछे बेटे को छोड़ा है, बेटी को छोड़ा है, तो माँ का हिस्सा कितना होगा। इस किताब में अगर हम जाते हैं और देखते हैं तो इसमें ढूंढिए शेयर ऑफ मदर। तो शेयर ऑफ मदर में अगर हम जाते हैं तो शेयर ऑफ मदर, ये शेयर ऑफ मदर आ गया। अब इसमें बताइए कि माँ का हिस्सा हम कितना लिखें। मरने वाले की औलाद मौजूद है, ये आप नहीं बताना है, ठीक है, जो तभी आपको करना आएगा। शेयर ऑफ मदर क्या होगा जब मरने वाले की औलाद मौजूद हो जी। किसी को आवाज़ नहीं आ रही है हमारी क्या? 1/6। 1/6। चाहे मरने वाले की औलाद में बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, चाहे मरने वाले की औलाद में बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो, माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि माँ का जो शेयर है वो कितना है? 1/6 है। क्यों 1/6 है? क्या रीज़न है 1/6 का? ड्यू टू किड्स, औलाद की मौजूदगी की वजह से। माँ कौन सी कैटेगरी में आती है? माँ की कैटेगरी कौन सी है, कैसे पता लगेगा? क्या लिखा हुआ है? ZF। ZF का मतलब प्राइमरी ईयर्स। ये बुक आपको काफ़ी दिन पहले फॉरवर्ड कर दिया गया है। ZF का मतलब है जबल फ्रूज या कुरानिक ईयर्स या शेयरर, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। फादर का हिस्सा, फादर क्या होगा? मदर क्या है? ZF है। फादर की क्या कैटेगरी होगी, एक तो ये ढूंढना है। और फादर को कितना शेयर जाएगा, मरने वाले के वालिद को कितना शेयर जाएगा जब मरने वाले की औलाद मौजूद हो। फिर उस किताब के पास जाएंगे, जो फादर है उसकी कैटेगरी क्या होगी और उसको कितना शेयर मिलेगा। तो शेयर ऑफ फादर देखिए यहाँ पे, फादर का शेयर हमें कितना लिखना चाहिए? भाई जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं पार्टिसिपेट करें, आप लोगों ने सीखना है, बहुत ही क्रिटिकल डेफ है। टॉपिक है। लोग पढ़ते नहीं, मिलजुल के हम सारे लोग हराम माल खा रहे हैं, शादी ब्याह में हम जा रहे हैं, ठीक है जी। जहर आप खुद खाएं या आपको कोई खिलाए, इफेक्ट दोनों का पूरा ही होगा, ठीक है जी। दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि जो लुकमा हलक से नीचे उतरे वो हलाल कमाई का हो। तो आप तो हलाल कमाई कर रहे हैं, लेकिन किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं जिसने अपनी बहनों का हक नहीं दिया है। उसने क्या किया हुआ है? जिसने अपनी बहनों का हक नहीं दिया उसने क्या किया हुआ है? जी भाई, कोई नहीं बोल रहे। इन्नल लदीना गुनाह किया था। याकुलूना इन्नल लदीना याकुलूना वालल यतामा जुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं वो अपने पेट में क्या करते हैं? आग भरते हैं। और अनकरीब वो कहाँ कहाँ जाएंगे? भड़कती हुई आग के अंदर। सूरा निसा की आयत नंबर 10 के अंदर है, 410 के अंदर है। तो वालिद साहब का शेयर कितना होगा? 1/6 लिखें वालिद साहब का शेयर, या आर। आर का मतलब है रेसिड्यू। आर का मतलब है रेसिड्यू।
या 1/6 + R लिखें, क्या लिखें यहाँ से? जी। मरने वाले ने अपने पीछे किसको छोड़ा हुआ है? सन भी है और डॉटर भी है। तो वालिद साहब का शेयर कितना लिखें? 1/6 लिखें, आर लिखें, या 1/6 + R लिखें? जी। 1/6। वन वन बाय बाय सिक्स सिक्स 1/6। अगर वहां पर ऐसा होता कि केवल बेटियां होती, तो क्या होता? 1/6 + R होता। तो वालिद साहब का शेयर 1/6 है और उनकी कैटेगरी क्या है? ZF है, फिक्स शेयरर। तो ये वालिद साहब ZF हैं और इनको कितना जाएगा? 1/6 जाएगा। नाउ मैं बस मरने आपको वा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप हम लोग चैट पे भी लिख रहे हैं क्योंकि सब लोग नहीं, शायद। चैट पे ना लिखें, कोई फायदा नहीं है चैट से, बार बार हमें डिस्टर्ब होंगे, चैट पे जाकर देंगे, बोलें। और टू वे कुछ कम्युनिकेशन कुछ करें। आई थिंक लेडीज भी हैं जो लिख रही हैं। तो हाँ ये ठीक है। ये इस नहीं पॉइंट तो को थोड़ा सा। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह बातचीत की जाती है, ये तो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, इसमें कौन सा डिस्कशन प्रॉब्लम है? माई आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या लोगों से बात नहीं करती थी? जी। जी भाई। सही क्या कह वो रहे हैं। सहाबा इकराम को दरस नहीं देती थी बिल्कुल सही है। पर्दे की आड़ में ना? तो फिर क्या दिक्कत है? पार्टिसिपेट जितना करेंगे उतना अच्छा है। वाइफ का शेयर कितना होगा? मरने वाले ने अपने पीछे किसको छोड़ा है? अपनी बीवी को छोड़ा है। औलाद मौजूद है। तो नाउ गो टू 1/8। दी बुक। 1/8। यहाँ देखिए कि कितना होगा शेयर वन ऑफ वाइफ। मरने वाले की औलाद में चाहे बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, कितना शेयर होगा? वन वन बाय बाई 1/8। 8 होगा। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। अदीनो युस्र, दीन आसान है, और ये भी दीन का एक हिस्सा है, ठीक है। ये टफ तो बना दिया गया क्योंकि डिस्कशन होता नहीं, तो टफ कर दिया गया है। तो वाइफ हमेशा ZF ही होती है और वाइफ का हिस्सा 1/8 है, इस बिना पर, ड्यू टू किड्स, औलाद की वजह से। और ये फादर का जो हिस्सा 1/6 है, ये ड्यू टू सन है, याद रहे, ठीक है। क्योंकि अगर वहां पे डॉटर होती तो फादर का हिस्सा कितना हो जाता? वन वन बाय बाई सिक्स सिक्स प्लस आर हो जाता। ठीक। नाउ अब ये वो लोग हैं जो फिक्स शेयरर हैं। अगर ऐसा होता कि इस क्वेश्चन में अगर अभी सन ना होता, तो डॉटर कौन होती? ZF होती। अगर क्वेश्चन में सन एग्जिस्ट नहीं करता, तो डॉटर क्या होती? ZF होती। डॉटर अगर अकेली होती है तो क्या होती है? प्राइमरी ईयर्स होती है। मरने वाले की अगर एक ही बेटी है तो उसका हिस्सा कितना होता है? 50%, 1/2। और मरने वाले 1/2। की अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां हों, तो 2/3 में, यानी सिक्सटी सिक्स टू पॉइंट थ्री सिक्स सेवन के अंदर वो शरीक होती हैं। ये सबसे बड़ा शेयर है, 66.67। किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर लेना, दो मर्दों का हिस्सा कभी भी 66.67 नहीं आता, ये दो औरतों का ही आता है, 66.67। तो दो अगर बेटियां हों तो इनका हिस्सा 2/3 होता। लेकिन जब कभी भी बेटे और बेटी एक साथ आ जाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा? 1। 2:1 मिलेगा। सूरह निसा की आयत नंबर 11, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दक्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ पर अगर हम जाते हैं, किसी भी आपके पास मसलक के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, चाहे आप देवबंदी हों, बरेलवी हों, आले हदीस हों, फलाई हों, इस्लाई हों, जो भी हों, सबके तर्जुमे यही हैं, क्योंकि सब कुरान करीम के अंदर ही मौजूद है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए इसको कैलकुलेशन करना भी आसान है और इस इल्म को सीखना भी आसान है। तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी हो जाएगी 2:1, इसको हम बोलेंगे ABG। ABG जो है, ABG में चार ही लोग आते हैं,
वो धीरे धीरे आपको याद आ जाएंगे। एबीजी में या तो बेटा बेटी आते हैं, या पोता पोती आते हैं, या सगा भाई सगी बहन और सौतेला भाई सौतेली बहन। ये कैटेगरी एबीजी कहलाती है, जब मेल और फीमेल एक साथ हों, जब मेल एंड फीमेल एक साथ हों। ये धीरे धीरे याद होती रहेंगी, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो कैटेगरी आएगी, ये कैटेगरी बनेगी ए बी जी, ए बी जी। और इनको क्या मिलेगा? आर, रेसिड्यू। सही बुखारी की हदीस है, सबसे पहले उनको शेयर दे दो जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, ये फिक्स शेयर वाले हैं, और जो बचे वो फिर रेसिडुअरी को जाएगा, एग्नेटिक को जाएगा। तो यहां पर ये पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, यानी जो प्राइमरी ईयर्स हैं, फिक्स शेयरर हैं, उनके हिस्से। अब यहां पर यूज होगा एलसीएम का। एम का मतलब है मदर, एफ का मतलब है फादर, डब्ल्यू का मतलब है वाइफ। मदर की वैल्यू कितनी है? 1/6। फादर की वैल्यू कितनी है? 1/6। वाइफ की वैल्यू कितनी है? 1/6। यहां पर एलसीएम कितना होगा, कोई बताएगा? एलसीएम कितना होगा? 64 लोगों ने 48। ज्वाइन किया था। 64 24। लोगों में से कितने? 13 लोग ज्वाइन करे हुए हैं। कितना हो गया? 48। 24। 24। 24। 1/6 की जगह कितना आएगा? 6 से 24 को कट करेंगे, ये 4 आ जाएगा। आपको टेबल याद होनी चाहिए। ये 4 आ जाएगा। और 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 3, 11 हो 11 जाएगा। बाय 11/24। यानी मरने वाले की जो भी प्रॉपर्टी थी, मरने वाले की जो भी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का 11 बाय जो भी पोर्शन है, कौन ले गया? प्राइमरी ईयर्स ले गए, जबिल फ्रूज ले गए। अब एबीजी के लिए, यानी बेटा और बेटी के लिए कितना बचा? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 और 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। ठीक, कम टू दी नो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है शेयर ऑफ एबीजी, यानी रेसिडुअरी। इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, शेयर लेफ्ट फॉर, एस का मतलब सन, डी का मतलब डॉटर। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? आर, रेसिड्यू। मरने वाले की प्रॉपर्टी चाहे 100 रुपए की हो, 1 लाख की हो, 1 अरब की हो, 1 करोड़ की हो, उसको क्या माना जाएगा? एक। 1 - 11/24। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो 1 - 11/24। यहाँ पर 24, ये एलसीएम आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 13/24। इसके बी स्टेप में हम लिखेंगे रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, यानी निस्बत कितनी है। तो रेशियो ऑफ जो सन एंड डॉटर है, वो कितना बना? S:D, यानी ये कितना बना? 2:1। बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे 3 सन होते और 2D होता, तो हम क्या करते? हम लिखते S:(S:)S, 3S बनाते,
और 2D बनाते और हर एस के नीचे क्या लिखते, 2 लिखते, और हर डी के नीचे क्या लिखते, 1 लिखते। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं करते कि इनका 2 कर देते और इसका 1 कर देते, ये गलत हो जाता। हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। क्लियर? स्टेप नंबर तीसरा इसका, एडिशन ऑफ रेशियो, निस्बतों का जोड़। एडिशन ऑफ रेशियो यानी निस्बतों का जोड़, यानी S+D इक्वल टू 2+1 इक्वल टू 3। अब जो डी स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, जो हर जगह आपको काम आएगा। शेयर ऑफ सन निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। ये फार्मूला बेटा बेटी में भी अप्लाई होगा, पोता पोती में भी अप्लाई होगा, सगे भाई सगी बहन में भी, और सौतेले भाई सौतेली बहन में भी। बस एस की जगह पे कभी डॉटर आ जाएगी, कभी एस की जगह पे ग्रैंड डॉटर, कभी रियल सिस्टर, कभी पैटर्नल सिस्टर। नाउ इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू लिखिए। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है जो बची है? दिस वन, 13/24। 24। 13/24। प्योर मैथमेटिक्स है, बहुत आसान है। मदारिस से निकलने वाले जो भी आपके पास स्टूडेंट हैं, उनको मैथ नहीं आता, जिसकी वजह से वो आम पब्लिक को समझा नहीं पाते। तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनको मैथ सिखाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रूल्स ऑफ आपके पास इनहेरिटेंस जानते हैं, उनसे आप वो लर्न करें और दोनों को इंटीग्रेशन करें, ताकि इसको आगे प्रोपेगेट कर सकें। रेशियो ऑफ सन, दैट इज द रेशियो ऑफ सन। और एडिशन ऑफ रेशियो, दैट इज एडिशन ऑफ रेशियो। बात समझ में आ गई? सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा? 26/48। तो यहां से अगर हमने किया तो ये 12 हो जाएगा, और ये 13 बाई कितना हो जाएगा? 36। 36। अब ये छोटा सा जो कैलकुलेशन आपने किया है, अगर इसको, अगर हम उन हजरात को दे दें जो मदारिस से आते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, गलती है कि वहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है, वो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। तो आप उनकी हेल्प करें। मैंने एक किताब लिखी है, सिराजी से पहले रियाजी, आपके ग्रुप में भी डाल दी है। वो मदारिस के स्टूडेंट्स को भेजें, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड चाहिए तो हार्ड के लिए मेरे से कांटेक्ट करें। तो ये आपके पास डी स्टेप हो गया। नाउ ई स्टेप में जाइए, शेयर ऑफ डॉटर। शेयर ऑफ डॉटर, तो शेयर ऑफ डॉटर में जब जाएंगे तो फार्मूला वही रहेगा, आर। यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे ये 13/24 ही रहेगा, जो बचा हुआ माल है 13/24। बेटी का रेशियो कितना है? 1 है, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना आया था? वो 3 है। इसको जब करेंगे तो कहीं से कट नहीं होगा, ये 13 ऑब्लिक कितना हो जाएगा? 72। 72 हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। अब जितने भी वारिस थे, चाहे वो फिक्स शेयरर थे या अनफिक्स शेयरर थे, सबको लिखेंगे। हमारे सवाल में मदर, फादर और वाइफ, मदर, फादर और वाइफ, फिर एक सन और एक डॉटर। मदर का हिस्सा 1/6 है, वालिद साहब का हिस्सा 1/6 है, वाइफ का हिस्सा 1/8 है। ये तो फिक्स्ड है कुरान करीम में।
लेकिन ये जो आपने निकाला है, ये अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस चेंज होता रहेगा। सन डॉटर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। तो सन की वैल्यू 13/36 है, और डॉटर की वैल्यू 13/72 है। अब कोई बताएगा एल्शियम कितना आएगा? 72. 72। तो अब 6 की टेबल में 72 12 टाइम्स आ जाएगा, ये भी 12 टाइम्स आ जाएगा। 8 की टेबल में 9 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 13/36 की जगह क्या लिखें? 26. ठीक है, 36 से ये 2 बार जाएगा, कटेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 की, तो 26 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 13। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 72 हो जाएगा, और ये भी 72 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज निकली किसमें कि टोटल प्रॉपर्टी के। जब कभी भी ये सवाल अगर आपने इफ्ता में भेजा, यानी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस के लिए फतवा आपने लिया, तो आप जब ये सवाल लिख कर देंगे कि मरने वाले ने अपने पीछे ये छोड़ा है, तो वहाँ पे आपको आंसर में ये कैलकुलेशन नहीं दिखाई जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ये कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन रहेगी। आपको दिया जाएगा आंसर कि मरने वाले की प्रॉपर्टी के 72 हिस्से किए जाएंगे। 72 में से 12 हिस्से माँ को जाएंगे, 12 हिस्से वालिद साहब को जाएंगे, 9 हिस्से वाइफ को जाएंगे, 26 हिस्से बेटे को जाएंगे, और 13 हिस्से बेटी को जाएंगे। ये कैलकुलेशन का फाइनल समरी वहां से बनकर आएगी। अब चूंकि 40,000 रुपये हमारे पास थे, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, शेयर इन अमाउंट। क्योंकि पैसे से हमें मतलब है, तो शेयर इन अमाउंट के अंदर वन शेयर अमाउंट अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है इनहेरिटेंस अमाउंट ऑब्लिक टोटल डिवीजन। तो टोटल जो डिवीजन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 72। हर एक के पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल फोन होगा। 40,000 को डिवाइड कीजिए 72 से, एक हिस्सा कितने रुपए का आया बताइए? जी भाई। 55.5। 55, फिर 555। मदर को कितने हिस्से जाने हैं? 12 1/6। हिस्से जाने हैं। 12। 12 की मल्टीप्लाई 555 से कर दीजिए। फादर को कितने हिस्से जाने हैं? 12। सेम ही जाने हैं। तो कितना आया? मदर का हिस्सा कितना आया? सिक्स 12। सिक्स 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 One by पॉइंट। 66.66. 6666। हाँ, फिर पॉइंट सिक्स। 67। यस। फिर इसका भी 66667। अच्छा, अब वाइफ को जो जाने हैं, कितने हिस्से जाने हैं? 9 हिस्सा जाना है। तो फोर नाइन वाइफ के नाइन कितने हो गए? फोर फोर नाइन 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 999, फिर ये पॉइंट 9 फाइव 95, जो भी आपके पास आ रही है। उसके बाद सन को कितने इतने जाने हैं? 26 हिस्से जाने हैं। तो 26 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जा रहा है? सबसे ज्यादा 14,400. 14,444। 444. 444.3. 3. पॉइंट थ्री जी. 38। 333। 33। नहीं. बेटी को कितना जा रहा है? 13 हिस्से। कितना जा रहा है? 7,222.15. 7,222 और 15.15। 15। अब अगर इसको आप जोड़ें तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 के आएगा। चेक करें जरा इसको, कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये एक सवाल था जो आपको सूरह निसा की आयत करीमा 11 और 12 को इसने मर्ज किया है। आयत करीमा 11 के अंदर जो डिस्कशन है वो माँ का डिस्कशन है, वालिद साहब का डिस्कशन है, और बेटा और बेटी का डिस्कशन है। यानी ये जो डिस्कशन है ये 411 के अंदर मौजूद है। ये भी किसके अंदर मौजूद है? 411 के अंदर। और वाइफ का डिस्कशन किस में? 412 में मौजूद है। तो हमने दो आयत करीमा के अंदर से कुछ आपके पास एयर्स लिए, और उनके अकॉर्डिंग ये सवाल हमने किया कि अगर किसी के यहाँ पर
कोई भी अमाउंट 40,000 की जगह पर हो और ये अफराद मौजूद हों तो उसकी प्रॉपर्टी के 72 शेयर्स किए जाएंगे और इस तरीके से कैलकुलेट होने के बाद इतना इतना उनको शेयर जाएगा। तो ये मल्टीपल मेथड हैं सॉल्व करने के, आगे भी दिखाई जाएंगे। बट ये जो मेथड आपको बताया गया है, ये इसलिए बताया गया है कि जब आप आगे जाके पढ़ेंगे मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आज 10 डेथ हो जाएंगी, 4-5 डेथ हो जाएंगी, तो फिर यही एक ऐसा मेथड है जो आपको कैलकुलेशन के अंदर आसानी पैदा करेगा। फिर सारे शॉर्टकट काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे, टाइम हो गया है। और घर से जो आपने होमवर्क करके भेजना है ये आपके ग्रुप में अभी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह आधे घंटे में। घर से जो आपने होमवर्क करना है कॉपी के ऊपर उसका पीडीएफ बनाकर हमें भेजना है। और यहाँ पर जो सन है और डॉटर है, तो यहाँ पर ये सारे लोग तो रहने दीजिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। सन और डॉटर की वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पर आप 3 सन कर दीजिए और 2 डॉटर कर दीजिए। ठीक है, यानी मरने वाले ने 40,000 रुपये छोड़े हैं, मरने वाले ने अपनी माँ को छोड़ा, अपने वालिद साहब को छोड़ा, अपनी वाइफ को छोड़ा, और 3 सन और 2 डॉटर छोड़ा है। सेम पैटर्न पे सवाल है, सब कुछ वैसे ही, फार्मूलेस के अंदर वैल्यूज आपने पुट करने हैं। तो क्लास हमने ओवर कर दी है।